नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। सोमवार से सदन में अगले 4 दिनों तक 56 बनाम 24 देखने को मिलेगा। जी हां, सोमवार से झारखंड की छठी विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। यह सत्र कई मायनों में अहम होगा। सदन की कार्यवाही पर जहां चुनाव परिणाम का झलक दिखेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। सोमवार से झारखंड विधानसभा का पहला सत्र 12 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा का सत्र प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी विधायकों को दिलाएंगे शपथ। 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे अनुपूरक बजट। 20 विधायक पहली बार विधानसभा का चुनाव जीते। विधानसभा के पहले सत्र में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होगा। कांग्रेस भी बिना विधायक दल के नेता के सदन में रहेंगे। पहली बार सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या सदन में 2/3 होगी। विधानसभा में 4 पार्टियों का एकल प्रतिनिधित्व होगा। जेडीयू, एलजेपी, आजसू और जेएलकेएम के एक विधायक जीते। झारखंड की छठी विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र की तस्वीर कई मायनों में पहले से अलग होगी। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र के पहले 2 दिन कार्य दिवस में निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी शपथ दिलाएंगे। दूसरे दिन 10 दिसंबर को विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का अभिभाषण होगा। इसके बाद सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर चालू वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सत्र के अंतिम कार्य दिवस में 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और अनुपूरक बजट पर वाद विवाद होगा। यह पहली विधानसभा है जब सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या की 2/3 है। इंडी गठबंधन के 56 विधायक इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। इंडी गठबंधन के 56 विधायक, जेएमएम के 34 विधायक, कांग्रेस के 16 विधायक, आरजेडी के 4 विधायक, माले के 2 विधायक चुनाव जीते। 2019 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 47 सीटें जीती थी। जेएमएम के 30 विधायक, कांग्रेस के 16 विधायक, आरजेडी के 1 विधायक चुनाव जीते। प्रचंड बहुमत से बनी हेमंत सरकार से जनता को काफी उम्मीदें हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, इसकी झलक विधानसभा के सत्र में दिख जाएगा। रविवार को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इंडी गठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई, जहां सदन में विपक्ष को घेरने की रणनीति बनी। सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। द्वितीय अनुपूरक बजट पर भी चर्चाएं होंगी, तो आप लोग तैयार रहिए। और इतनी उपलब्धि है 5 वर्षों के कालखंड में श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार के पास कि विगत तो उसके पहले कभी वो उपलब्धि हासिल हुई नहीं। तो पूरी मजबूती के साथ बोल्ड जो होता है, एक मानसिकता कि हम विपक्ष की बातों का जवाब देंगे, तार्किक जवाब देंगे, तो इसी पर तैयार होने के लिए निर्देश दिया है हम लोगों ने। तो सत्र में हम लोग को किस तरह काम ये करना है, शपथ ग्रहण माननीय सदस्यों का होना किस तरह देना है, वही सब बात हुआ। दूसरा कुछ नहीं। सर, स्पीकर पद के लिए किसका नाम आया है सर सामने? पहले जो था रविंद्र महतो जी का, वही उसी का नाम आया है। The instructions are very clear. The first timer MLAs needed to be briefed about the house protocols and the election of the speaker, and that's what CM sir did to us. And we hope that our government runs very well in the upcoming 5 years, and what we have performed in past, we'll be able to do it in future also. Sir, any name of the speaker was discussed? Any probable candidate? It is almost clear. Ravindranath Mathur has been the senior member of assembly, and he has always been the first choice of our party. विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से बीजेपी अभी उबर नहीं पाई है। एनडीए को सिर्फ 24 सीटें मिली हैं। सदन में सत्ता पक्ष को घेरने वाली पार्टी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं।
सदन में सरकार को घेरने वाले अमर बाउरी, भानु प्रताप शाही, रणधीर सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, सुदेश महतो जैसे नेता चुनाव हार गए हैं। पार्टी ने विधायक दल के नेता का भी चयन नहीं किया है। बीजेपी विधानसभा के पहले सत्र को विपक्ष सिर्फ औपचारिकता मान रही है। 6 महीने तक सरकार हनीमून मना ले, उसके बाद विपक्ष अपना काम करेगा। देखिए, यह विशेष सत्र तो अभी इसमें सामान्य प्रक्रियाएं इसमें जो होती हैं विधानसभा की, वो जो एक निर्धारित प्रक्रिया है, माननीय विधायकों का शपथ ग्रहण और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण, ये सत्र इसी दौर से गुजरेगा। और मैं समझता हूँ ये इसी प्रक्रिया के बाद इसमें कुछ विशेष कुछ कार्य होने नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जब आने वाला जो सत्र होगा वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक चुनौती भरा सत्र होगा। मुझे लग रहा है कि अभी शपथ ग्रहण है, सारे सदस्य लोग शपथ ग्रहण लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे और हम लोग भी तैयार हैं। सरकार के जो घोषणा पत्र में जो उनके वादे हैं और उन वादों पे सरकार कितना खरी उतरती है, और अगर सरकार खरी नहीं उतरती है तो इसके लिए भी हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे। और निश्चित तौर पे है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, तो निश्चित तौर पे है कि हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। एनडीए विधानसभा के पहले सत्र को भले ही औपचारिकता मान रही हो, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में आ रही है। प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई हेमंत सरकार को सदन में घेरना विपक्ष के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा के साथ रुचि की रिपोर्ट। तो अगले 4 दिनों तक सदन के भीतर 2024 विधानसभा चुनाव के परिणाम की झलक दिखेगी। इस बार प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में काबिज हुए इंडिया गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ कह सकते हैं पूरी शक्ति में रहेगी। दूसरी तरफ इस बार जो हार बीजेपी के हाथ लगी है, संख्या बल कम हुई है, उसका भी असर शायद सदन में देखने को मिलेगा। लेकिन अनुपूरक बजट पेश होगा, विधायक शपथ लेंगे और भी क्या कुछ सदन में खास होने वाला है, किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगी, तमाम मसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने गेस्ट पैनल से आपका परिचय करा दे। राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजीव जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी जुड़े हुए हैं। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कैलाश यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। कैलाश जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और रमाकांत महतो जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रमाकांत जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले सत्ता पक्ष का रुख करते हैं, राजीव रंजन प्रसाद जी के पास चलते हैं। राजीव जी 2/3 बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में काबिज हुए आप लोग। कल से विशेष सत्र की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि पहले दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा विधायकों का, लेकिन जनता के मन में यह सवाल है कि इस बार के विशेष सत्र में जनता के लिए क्या खास होने वाला है, चूंकि अनुपूरक बजट भी पेश होना है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार पूरी जो जनसमर्थन के साथ वापस लौटी है और जिन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में थे, निश्चित रूप से जनता भी अपेक्षाकृत जो है वो चीज़ों को देख रही है। लेकिन सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पर जो ये विशेष सत्र होता है उसमें नए जो विधायक होते हैं उनका शपथ ग्रहण होता है, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है, जिससे सरकार की सोच पूरी प्रबलता के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि सरकार आने वाले 5 वर्षों में क्या करने वाली है। और उस पर उसके बाद अनुपूरक बजट भी है और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होना है। तो सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। हमने जनता से जो वायदे किए हैं और इंडिया गठबंधन ने जो चीज़ों को लेकर के जनता के बीच आए है, उसका जवाब हम सदन के अंदर विपक्ष को पूरी तरह से संतुष्ट करने का काम करेंगे। लेकिन है क्या कि अभी तुरंत तो माननीय मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण हुआ, मंत्रियों ने शपथ लिया। पहले कैबिनेट की बैठक के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मंत्रियों को टास्क दिया है कि 2 महीना आप पूरे धरातल तक जा करके स्थितियों का जायजा लेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है उसको लेकर के सरकार आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से जो भी कमी खामियां होंगी उसको लेकर के चर्चा करेगी और आने वाले दिनों में इस राज्य को हम किस प्रकार से समृद्धि को लेकर के जाएं और जो हमारे वायदे हैं उसको भी पूरा करें। बिल्कुल, जनता की उम्मीदें हैं कि विशेष सत्र हो या फिर आने वाले दिनों में जितने भी सत्र हो,
जनता के मुद्दे उठाए जाएं, जो उम्मीदें जनता ने लगाई हैं इस सरकार से वो उम्मीदें पूरी हों। हम रुख करते भारतीय जनता पार्टी का। रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए। रमाकांत जी, इस बार संख्या बल कम सदन में रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन ताकत जिस तरह से दिख रही है और मंथन जितने जोर शोर से चल रहा है, किन किन मुद्दों पर सवाल उठाए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में विशेष सत्र को लेकर क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक राजनीति। दूसरी बात यह है कि हम सत्ता पक्ष को वही याद दिलाने का प्रयास करेंगे जो चुनाव के पूर्व आपने जो 7 गारंटियां दी है जनता के बीच में। क्योंकि ये चुनाव विकास के मुद्दे पे तो लड़े नहीं गए, ये चूंकि दूसरे मुद्दे पे लड़े गए हैं और इनके जो पहले 5 साल के पहले के जो इशू थे, विषय थे, वो विषय भी अभी अधूरे हैं और उसी विषय को इन्होंने इस चुनाव में भी मुद्दे बनाए और सत्ता में आए। हम उसी पर जोर लगाएंगे और जो सकारात्मक राज्य के विकास को लेकर के होगा, समग्र विकास की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की रही है झारखंड को लेकर के बराबर, उस विकास के मुद्दे पे चर्चा जब भी कराना चाहिए सत्ता पक्ष, हम पहले भी साथ थे, अब भी साथ रहेंगे। और हमें बार बार याद दिलाते रहेंगे इन्हें कि जो भी यहाँ पे विशेष करके नियुक्तियों को लेकर के ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, पारदर्शी जो नहीं अपनाया जाता है, उसमें हमेशा विवाद खड़ा होता रहा है। हाल के दिनों में भी 3 दिन पहले जो रिजल्ट आया उसमें झारखंड के विद्यार्थी अभ्यर्थी उसमें कम थे, बनिस्पत बाहर के ज़्यादा थे अन्य राज्यों के। तो बिना नीति का कोई भी नियुक्तियां होना, बिना नियोजन नीति के, बिना स्थानीय नीति के इस सरकार ने नियुक्तियां की और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ के युवाओं को उनका हक मारा जा रहा है। इन सारे विषयों पर हम इस पे चेताते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे जोर लगाते रहेगी। अब बिल्कुल देखिए, जनता से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सदन के भीतर आवाज बुलंद करेगी। संख्या बल कम है तो क्या हुआ, सवाल जो है जनता के वो उठेंगे और उम्मीद है कि सत्ता पक्ष की ओर से जवाब भी दिया जाएगा। जैसा कि राजीव रंजन जी ने कहा कि हम जवाब देंगे और बिल्कुल विपक्ष को संतुष्ट करने वाले जवाब देंगे। रुख करते राष्ट्रीय जनता दल का। कैलाश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए। इस बार राष्ट्रीय जनता दल का संख्या बल सदन में बढ़ा है, 1 विधायक से 4 विधायक, और तैयारी भी जोर शोर से राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में भी चल रही थी। विशेष सत्र को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, हमारे साथी कांग्रेस के राजीव रंजन जी ने बताया, जो शिष्टाचार, जो लोकाचार है सरकार बनने के बाद वो सदन में होता है जी, और उसी के तहत एजेंडा तय हुआ तो वही होगा। लेकिन प्रतिपक्ष के साथी जो भी कह रहे थे कि काफी दिनों से हम लोग मंथन कर रहे हैं, तो मंथन करते जरूर लेकिन चिंतन नहीं करते, क्योंकि चिंतन इसलिए नहीं करते कि जनता के प्रति जो एक उत्तरदायित्व तो नहीं है, और मंथन केवल दिखाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए करते हैं, और इनके पास उसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन हम कटाक्ष की राजनीति नहीं करेंगे, हम सकारात्मक दृष्टिकोण से हम लोग राजनीति करेंगे जी। और सरकार काम करने के लिए आई है जी, बिल्कुल। तो सरकार का लक्ष्य है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, काम करना और काम के साथ में जनता को इनाम देना। तो सरकार इसी पर काम करेगी। बेफजूल का उलूल जुलूल के बातों में सरकार फंसने वाली नहीं है, ना हम लोग भी फंसने वाले हैं। इस पर हम लोग ना जवाब देंगे और ना उस दिशा में जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है, टारगेट है। रहा सवाल राष्ट्रीय जनता दल का, तो राष्ट्रीय जनता दल प्रखरता से, मुखरता से सरकार के साथ में है और इंडिया गठबंधन का एक मजबूत साथी और मजबूत सहयोगी के रूप में हमेशा खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहा। बिल्कुल। और जो सरकार के साथ में जो मामला आएगा, हर उचित कामों में राष्ट्रीय जनता दल जो है कि आगे रहेगा। और ये तो हम लोग का पुराना अलायंस है और इसमें कोई बिखराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है और ना ही कोई नई चीज़ें हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने, बीजेपी के एक साथी ने कहा कि पिछले 5 साल में बहुत, 5 साल में सरकार ने काम किया तभी तो वोट मिला ना। हम तो काम के नाम पर वोट मांगे और इन्होंने बोला विकास के नाम पर तो वोट लिया था, तो विकास के नाम पर वोट नहीं मिला तो किसके नाम पर हमको वोट मिला बताइए? बांग्लादेशी घुसपैठ कराने के नाम पर थोड़ी हमको वोट मिला। हमको तो वोट मिला है विकास के नाम पर। हमने जनता का काम किया, जनता को वादा किया था, तो हमने जितना हमने सका उतना किया, और जो समय कम रहा, काम अधूरे रह गए, उसको इस बार पूरा किया जाएगा और जो नया इसमें एजेंडा शामिल है उसको भी पूर्ण करने का काम किया जाएगा। तो इसलिए इनका मानसिकता अभी से आप समझ लीजिए, इनका मानसिकता क्या है सरकार के प्रति
और ये केवल थोथी दलील देते रहेंगे, गाल बजाते रहेंगे। अब उनके पास झूठा सपना दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी आपके चैनल के माध्यम से और आपने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता इनके नहीं चुनेगा, ये बताइए किस मुंह से कल सदन में क्या सवाल करेंगे? जो व्यक्ति मंथन ही कर रहा है, चिंतने नहीं है, वो प्रतिपक्ष नेता नहीं चुन सके अपना सदन में, तो क्या बात करेंगे? इसलिए ये जनता का नजर से भी गिरे हुए हैं और सदन में भी इनकी जो है कि नजरिया और इनका जो व्यक्ति विशेष जो बॉडी लैंग्वेज रहेगा वो जो कि हल्का पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि विपक्ष का बॉडी लैंग्वेज इस बार गिरा रहेगा, कमजोर नजर आएगी विपक्ष इस बार। बात करेंगे इस पर। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर जी हैं। सागर जी, इस बार सबसे ज्यादा नजर अगर विपक्ष के किसी विधायक पर रहेगी तो जनता दल यूनाइटेड के सरयू राय पर रहेगी। एकल प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन मजबूती की उम्मीद सरयू राय से सबको रहेगी। जनता के सवालों को पहले भी उठाते आए हैं, उम्मीद रहेगी जनता की भी कि इस बार भी उठाएंगे। कैसी तैयारी है जनता दल यूनाइटेड के खेमे में? देखिए, बिल्कुल सरयू राय जी एक बेहद वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता हैं इस प्रदेश के, और जनता दल यूनाइटेड से इस बार चुनाव जीत करके विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। और जैसा कि आपने कहा एक विधायक जीत करके आए हैं जनता दल यूनाइटेड के, तो मेरा ऐसा मानना है कि श्री सरयू राय एक नहीं 11 के बराबर है और अपनी आवाज़ और राज्य के जनता के हित में वो प्रमुखता से उठाते रहेंगे। और सेशन में जो एनडीए की एक जो मजबूती दिखनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए के जो एलाई पार्टनर्स थे, सभी का जो विधायकों की संख्या है, सभी मिलजुल करके जो इस राज्य के हित में जो होगा, जो यहाँ के विद्यार्थियों के हित में होगा। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार बहुत सजग है और लगातार अब नियुक्तियों को तेज गति से नियुक्तियों करने का काम करेगी। तो मुझे लगता है कि जरूर काम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले नियोजन नीति, स्थानीय नीति, सभी चीज़ों पर बातचीत हो जानी चाहिए, नीतियाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए, उसके बाद ही नियोजन होना चाहिए। क्योंकि जो राज्य के जो लोग हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे मूल निवासी हैं, उनका हक अधिकार कहीं नहीं मारा जाए, बाहरियों को जगह नहीं मिले, इसको लेकर के भी सोचना होगा। और हम लोग विधानसभा में जरूर इन मुद्दों को लेकर के सरकार को जगाने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे। 24 की संख्या में हम लोग हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम लोग उपस्थिति अपना देने का काम करेंगे। अभी आरजेडी से कैलाश यादव जी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो सका है, तो नेता प्रतिपक्ष के चयन की बात जहाँ तक है, मुझे लगता है कि अभी सरकार का गठन अभी हुआ है और विधानसभा का गठन अब ये 9 से 12 वाले सत्र में होगा। तो रिजल्ट जो परिणाम आए हैं 23 तारीख को, अभी 15 दिन ही हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का पद एक संवैधानिक पद है, बड़ा पद है, और वो विपक्ष का चेहरा होता है जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत जी है, बेहतर जवाब दे पाएंगे आगे। लेकिन अभी इस सत्र में बहुत ज्यादा नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता नहीं है, और एक औपचारिकता है अभी सत्र नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता कैसे नहीं है? देखिए, बिल्कुल होती है नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता। ये आप नहीं कह सकते हैं कि किसी भी सत्र में, या विशेष सत्र हो या कोई भी सत्र हो, नेता प्रतिपक्ष आयुष जी बोलने दीजिए। मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि यह सत्र औपचारिकता है, विधायकों का शपथ इसमें होना है, प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे, उसके बाद स्पीकर का चयन होना है, अनुपूरक बजट पेश होना और राज्यपाल के अभिभाषण पर परिचर्चा होनी है। जो बजट सत्र होगा जो नए साल में, उसमें पूरी तैयारी के साथ विपक्ष का स्वरूप आपको नजर आएगा। बिल्कुल, विपक्ष का स्वरूप नजर आएगा। और विपक्ष की संख्या बल हालांकि कम है, लेकिन विपक्षी पार्टियां, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो या भारतीय जनता पार्टी, ये कह रही है कि संख्या बल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मजबूत विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी, आजसू और जनता दल यूनाइटेड रहने वाली है। हम इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं सत्ता पक्ष से। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ। राजीव जी, एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इन्होंने कहा कि जो 3 दिन पहले रिजल्ट आया, हमने देखा उसमें कि बाहर लोगों की जो संख्या है उस लिस्ट में ज्यादा नजर आई। उन्होंने कहा कि इस बार भी सदन में आवाज उठेगा, सदन में आवाज उठेगा छात्रों को लेकर, सदन में आवाज उठेगा स्थानीय नीति को लेकर, सदन में आवाज उठेगा नियोजन नीति को लेकर। आप इस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, निश्चित रूप से यह सरकार स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट व्यू रखती है, उसकी सोच एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। पर्दे के पीछे से जिन लोगों ने इन नीतियों को नहीं लागू होने देने का काम किया है, उनको भी आत्म मंथन करना चाहिए और आत्म प्रवंचना से बचते हुए
सकारात्मक रुख रखते हुए इस राज्य के नौजवानों को उनका हक मिले, इस दिशा में अगर इनका पूरा सहयोग मिलेगा तो मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि सत्ता पक्ष इन तमाम मुद्दों पर बेहद गंभीर है। और आपने देखा कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद जो अधिकारियों के साथ बैठक की थी उसमें ही ये चीज़ें छन करके आ गई थी। वार्षिक कैलेंडर को लेकर के, चुनाव परीक्षाओं के संचालन को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के, तो आने वाले दिनों में इसका बिल्कुल स्पष्ट झलक आपको दिखेगा। और अभी तो सरकार तुरंत शपथ ली है, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, अभी तक बहुत सारे मंत्रियों ने पदभार तक नहीं ग्रहण किया है। कल बहुत सारे मंत्रियों का पदभार ग्रहण समारोह भी होने वाला है उनके अपने अपने कार्यालयों में। तो सरकार अपने पूरी ताकत के साथ, स्पष्ट सोच के साथ, व्यापार जन समर्थन के साथ विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। और हम साधुवाद देते हैं कि इन्होंने आज स्वीकार किया कि भाई इन्होंने चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा था। ये झारखंड की जनता भी जानती है और ये सरकार और सत्ता पक्ष ने जन मुद्दों के आधार पर हमारे जो क्रियाकलाप थे, हमारी जो योजनाएं थी, हमारे जो काम थे, उसके आधार पर वोट मांगा और जनता से उनका बेहतर और सकारात्मक स्नेह और समर्थन हम लोगों को मिला। बिल्कुल सकारात्मक समर्थन मिला और प्रचंड बहुमत मिला है। 56 सीटें लाकर आप इस बार फिर सत्ता में काबिज हुए हैं। सीटों पर हम बहुत कम मार्जिन से हम लोगों ने सीटें गंवाई है। ये संख्या बल और जाता है, लेकिन आपने बार बार चर्चा किया कि संख्या कम है। देखिए, संख्या बल से सरकार बनती है लेकिन सदन चलता है लोकतांत्रिक मर्यादाओं के आधार पर। बिल्कुल। तो हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष का भी जो रवैया होगा वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। चलिए, लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप इस बार विशेष सत्र में कार्यवाही चलेगी, ये उम्मीद है सत्ता पक्ष को। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं कैलाश यादव जी, जो कि आरजेडी के हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया, रमाकांत जी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मंथन तो चल रहा है, चिंतन नहीं चल रहा है। सदन में जाइएगा विशेष सत्र में बिना नेता प्रतिपक्ष, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरजेडी नहीं है कि खाता न बही यादव परिवार, जो लालू यादव जी परिवार जो कहे वही सही, ये वैसा स्थिति नहीं होता है। यहाँ ना आरजेडी विधायक दल की बैठक होती है, न कुछ होती है। पटना से वो तय होते हैं कि कौन बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है कैलाश जी, इस बात को इनको समझनी चाहिए। डेमोक्रेटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल माननीय विधायकों की बैठक अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में चल रही है जी। कल के अखबार में आपको देखने को मिल जाएगा, कल ही मिल जाएगा आपको, सुबह हो सकता है अभी मिल जाए। आप कह रहे हैं कि कल सुबह के अखबार अभी आपको 12 बजे के पहले कौन होगा? अभी 12 बजे के पहले आपको घटना मिल जाएगी। हो सकता है आप ब्रेकिंग में तुरंत चलाना शुरू कर दें 1-2 घंटे। मतलब आज देर रात होते होते नेता प्रतिपक्ष सदन को मिल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता कौन होंगे ये आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, बिल्कुल ये दूसरी बात, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि विकास के मुद्दे की बात कर रहे थे। ये मुझे कुछ नहीं, आरजेडी के प्रवक्ता से मैं पूछूंगा इस बात को कि भाई आपकी सरकार जो 5 साल रही, या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये लोग बताएं कि 5 बड़े बड़े जो विकास के इनके जो आयाम गढ़े गए वो बता दें, और ये भ्रष्टाचार और लूट के जो आयाम गढ़े गए और इनके मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक दल के कांग्रेस पार्टी के नेता आज सलाखों के पीछे चले गए, ये बड़े इनके उपलब्धियां थी कि पीए के घर में करोड़ों रुपया मिलना, वो उपलब्धियां थी कि कांग्रेस सांसद के वहां से 350 करोड़ मिलना, वो थी कि जमीन के घोटाले के सामने आई, लीकर का मामला आया, ये बड़े बड़े उपलब्धियां थी कि नियुक्तियों को लेकर के इन्हें कौन सी जगह पे पारदर्शी अपनाई इन्होंने। सीजीएल की परीक्षा में धांधलियां हुई, खुलेआम आया, पूरे दुनिया ने देखा कि झारखंड में इस प्रकार की चीजें हो रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहां जवाब दिया कि भाई रिजल्ट उनको देखना चाहिए, अभी आपके यहां भी होगा, मेरे पास भी होगा, दिखा देंगे हम कि 90% उसमें बाहर के हैं विद्यार्थी वहां हैं। और सरकार की जो स्थितियां चल रही है, भाई आप मंत्रिमंडल का गठन आपने कर लिया 5 तारीख को, अभी तक आप उसमें आप ओथ लेने के बाद अभी चार्ज नहीं ले पाए हैं। क्या इसमें परेशानी है? चार्ज लेने में इतनी देर क्यों? भारतीय जनता पार्टी के हम विपक्ष का नेता तो सदन में जाएगा ही, उसमें आपको हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है सत्ता पक्ष को? आपने विकास के नए नए जो आयाम गढ़े हैं, आज उत्कोच दे करके आपने वोट लिया है एक स्तर से, कहिए मैया योजना ला करके बिना बजट में प्रावधान किए, बिना कैबिनेट में लाए, अचानक उस योजना को आपने ले आया
चुनाव के ठीक पहले, उसके बाद अपनी उपलब्धि क्या है? तो और एक बात कह रहे थे राजीव जी, और कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की जीत सिर्फ मैया सम्मान योजना के बदौलत हुई है, आप ये कह रहे हैं? राजीव जी देखिए, मैं बता रहा हूँ इन लोग कैसे सत्ता पे आए हैं। राजीव जी कह रहे थे कि नहीं, पर्दे के पीछे से नीतियों को इन लोगों ने नहीं कर दे रहे। राजीव जी बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, मैं उनके साथ, हम लोग साथ साथ राजनीति किया है हम लोगों ने। उनको पूछिए जरा कि कौन ऐसा स्टेट भारत में होगा 28 राज्यों में, या केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लीजिए, कौन सा ऐसा स्टेट होगा जो नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर के केंद्र से उनसे स्वीकृति की जरूरत होगी? जो विषय राज्य सूची का विशेष करके मामला है, उसको समवर्ती सूची में ला करके क्यों जोड़ना चाह रहे हैं और उसको क्यों भेजना चाह रहे हैं भाई? क्या बिहार की पॉलिसी, बिहार की जो नीति है, या छत्तीसगढ़ की या बंगाल की आसपास की किसी भी संघ शासित राज्यों को आप देख लीजिए, एक भी राज्यों में उसको नवी अनुसूची में डालने को लेकर के इस प्रकार की चीजें नहीं की गई हैं। लेकिन ये जानबूझ के भटकाना, अटकाना, लटकाना इनकी नियति रही है। ये स्थिति को ये क्यों लाना चाहते हैं भाई? जानबूझ के विकास नहीं कर। जब भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने नियोजन नीति और स्थानीय नीति बना दी थी, परिभाषित कर दी गई थी, और उसी नीतियों के तहत बहाली होनी थी और बहाली हो भी रही थी, और उन्हीं को आपने वाहवाही भी लूट लिया कई नियुक्तियों को लेकर के। तो फिर बिना नीति का अभी जो नियुक्तियां कर रहे हैं, कौन सी नीति के तहत आप कर रहे हैं? दूसरी बात है, आदिवासी मूलवासियों की बात कर रहे हैं आप भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं, महाराजा मदरा मुंडा की बात करते हैं। आज अभी उस विषय को लेकर के आज मुंडा समाज आज यहाँ विरोध में उतर गया है पूरा। विकास मुंडा जी मुंह खोल लिए, खिजरी के माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मुंह खोल लिया कि भाई भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों को आपने इग्नोर कर दिया। मुंडा समाज पूरे झारखंड में संथाल के बाद सबसे अधिक उनकी संख्या है। एक भी मुंडा समाज में 6 माननीय विधायकों में एक भी माननीय विधायक गण को उसमें सम्मानित नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल में उसको बाहर रखा गया है मंत्रिपरिषद से। यह स्थिति अभी तो क्या क्या होना आप देखिए ना। पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के जो नेता थे, माननीय पहले रामेश्वर उरांव जी, उनका भी बयान सामने आया। कई विधायक तो इनके रुष्ट हो गए, आए ही नहीं वोट के यहाँ पे। ये स्थिति है, ये संभाले ना भाई। और राजीव जी तो खुद अपने एक आयोग के चेयरमैन है, वो बताएं गौ सेवा को लेकर के उन्होंने राज्य के लिए कौन सा नीति बनाई? क्या गो तस्करी बंद हो गया? क्या गो हत्याएं बंद हो गई? क्या खुलेआम यहाँ जो परिस्थितियां चल रही है झारखंड में, वो स्थिति को बयां करें। क्या नीतियां बनाई गई उसमें? कितने आयोग और कितने गठित हुए? नीतियों पर हम लोग बातचीत करेंगे, चाहे नियोजन नीति हो, गौ सेवा आयोग की नीति हो, या फिर स्थानीय नीति हो। कई गंभीर सवाल भी आपके द्वारा उठाए गए हैं रमाकांत जी। बिल्कुल, कई गंभीर सवाल आपने उठाए हैं, इस पर हम जवाब लेंगे। आपने राष्ट्रीय जनता दल को लेकर भी, उनके निर्णय को लेकर भी सवाल उठाए, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो आज चर्चा हो रही है कल से शुरू होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर। विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, और एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो अभी रमाकांत महतो जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने साझा की। उन्होंने कहा कि कल सदन में नेता प्रतिपक्ष होगा। आज देर रात होते होते नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आ जाएगा। फिलहाल हम राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। आपके सवाल का जवाब तो रमाकांत जी ने दे दिया कैलाश जी, लेकिन एक सवाल उठा दिया कि ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल जैसा काम नहीं होता है। एक आरोप भी लगा कि आपके पार्टी में सब कुछ निर्णय सिर्फ एक परिवार लेता है। इन्होंने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी के जैसा राजद निर्णय नहीं लेता। और राजद कैसे, इसलिए देश में कैसे झूठ बोला जाता है, झूठी गारंटी कैसे दी जाती है, उसका प्रशिक्षण होता है भाजपा में। वो आरजेडी के लोग नहीं करते हैं। आरजेडी के लोग निश्चल होते हैं, दिल के साफ होते हैं, और जो बोलते हैं उसको करते हैं। इनके कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है बचा हुआ है क्या? अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, आपको नैतिकता है भ्रष्टाचार में बोलने का? देश के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसको तो प्रधानमंत्री अपने मंच में बगल में खड़ा करके भाषण देते थे अभी विगत चुनाव में। इसलिए ये सब शोभा नहीं देता है। आपके कई भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री लोग जो है, अभी जो चुनाव भी हार गए, सारे लोग आरोपी रहे हैं। देश में जाने माने कितने भ्रष्टाचारी नेताओं को बीजेपी वॉशिंग मशीन में ला के धो के अपने साथ में रखा, और किसी को राज्यसभा भेजा, किसी को मंत्री बनाया, और जो भी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बने कौन है? इसलिए सब कहने की बात नहीं है, सब बेकार की बात है। लोग थक चुका है सुनते सुनते, इस सब का कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार पर करने का एक पैसा का नैतिकता नहीं है। ठीक है, रहा सवाल बीजेपी किस मुगालते में है, देश का आंकड़ा निकालिएगा तो इतिहास भारत में और आजाद भारत में सबसे ज्यादा कोई पार्टी में बोरो प्लेयर लाने वाला पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आपका अपना ना कैडर है, ना अपना कोई नेता है।
दूसरे दल से आयात करके पार्टी मिला के लंबा लंबा छाती दिखा रहे हैं और लंबी लंबी बात कर रहे हैं। अरे आपका अपना मुंह पहले देखने का कोशिश कीजिए और आईना में देखिए कि जो बीजेपी जो स्वदेशी जागरण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी देश में आई थी और जो इनका चाल चरित्र चेहरा के पैमाने पर मापदंड पर जो इनका विचारधारा बना तो है क्या अभी कॉर्पोरेट और पूंजीपति के गोद में खेलने वाला पार्टी बात करेगी। आप कह रहे थे अभी कि हम लोग पूछ के निर्णय लेते हैं। किसे पूछ के निर्णय ले रहे हैं? 80 करोड़ लोग को अनाज दे रहे थे तो मोदी जी किसे पूछ के निर्णय लिए थे? नोटबंदी रात में 12 बजे किए थे तो किसे पूछ के निर्णय लिए थे? काला धन जो काला कानून लाया था किसान के खिलाफ में किसे पूछ के? अरे पलटी मार सरकार क्या बात करेगी? आपके पास ना वजूद है, ना विचारधारा है, ना नीति है, ना नियत है। इसलिए आपके सवालों का जवाब राज्य की जनता ने दे दिया और देश की भी जनता इस बार लोकसभा के चुनाव में दे दिया। आपको बता दें तोड़ जोड़ की सरकार आप चला रहे थे, लंबी लंबी 400 सीट लाएंगे बात कर रहे थे। सरकारी संपत्ति को संपदा को आपने बर्बाद करने का काम किया, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जो है कि आपको क्या बताए पोर्ट हो। अडानी पोर्ट पर मुद्रा अडानी पोर्ट पर 3000 करोड़ का फी माया कहा गया? इसका हिसाब बताइए। भ्रष्टाचार पर बात करने वाले व्यक्ति हैं, किसी के मुंह पर जो है कि जुबान नहीं है इस पर कहने के लिए। संसद आज कई दिनों से ठप चल रहा है किसी विषय को लेकर जी। आपने जवाब देने का काम नहीं कर रहा, भाग रहे हैं। आप केवल जो है कि मस्जिद के नीचे सर्वे कराने का काम कर रहे हैं। आप जो है कि केवल जो है कि अजमेरी बताइए 800 साल से पुराना जो है कि वहां पर एक आस्था का जो है कि मंदिर है, मस्जिद है, आप उसको जो है कि उसके खिलाफ में PIL याचिका दायर करवा रहे हैं। तो एजेंट के माध्यम से, दलाल के माध्यम से आप भारत में नफरत के बाजार बनाने का काम कर रहे हैं। कभी कश्मीर फाइल दिखवा रहे हैं, कभी साबरमती दिखवा रहे हैं। ये सब टारगेट करने से नहीं चलेगा देश। आपको राज्य की जनता के हित में बात करनी होगी और देश की जनता, देश में आजाद भारत में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो ये मोदी सरकार में है। सबसे ज्यादा अगर महंगाई हुआ आज तक तो ये मोदी सरकार में। आज 45 रुपये और 50 रुपये लोग आटा खरीद रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और जो कि कृषि प्रधान देश है, आप उसको जो है कि कॉर्पोरेट प्रधान देश बना दिए, पूंजीपतियों की सरकार बना दिए। ऐसे देश नहीं चलता है। एक से एक लोग विद्वान प्रधानमंत्री आए और इंडिपेंडेंट लोग भी आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जनता के हित में निर्णय लेते थे और जनता के हित ऐसी में हमेशा काम किए। कई लोगों ने रिजाइन भी दे दिया जी, मानवता का ख्याल करके। ये होता है लोकचार, ये होता है लोकतंत्र, ये होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। उसकी बात कीजिए महोदय, ये छोटी छोटी बात देखे ऐसे नहीं चलती है। छेड़िएगा तो बहुत चीज आपको सुनना पड़ेगा। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल देखिए, जो सरकार बनी है करारा जवाब देने के लिए बनी है और आपको काम करके बताएगी कि काम क्या होता है। आप इसको देख लीजिए। आप डेली जो है कि सरकार का जो डेली वर्क है, जो शेड्यूल है, जो रूटीन है कार्य का, वो आपका सब कुछ सार्वजनिक कर रहा है, बताने का काम कर रहा है। अभी हमारे साथी ने बताया 2 महीने का टास्क दिया गया सभी मंत्रियों को। समीक्षा कीजिए जिला स्तर पर मंडलीय स्तर पर और जनता के संवाद के माध्यम से जो है कि प्रशासन से बात करके काम को निष्पादन करने का काम कीजिए। और कौन क्षेत्र में कौन सा काम हो सकता है विकास का काम बताइए, हम लोग करेंगे। क्या बात कीजिएगा जी? पलामू में कई बार दर्जनों बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, आज तक मंडल डैम के उद्घाटन नहीं किया, नहीं बनने दिया। जपला सीमेंट था उसको स्क्रैप के भाव में बेचवा दिया। चतरा में पावर प्लांट खुला था अभिजीत ग्रुप का, उसको आपने खत्म करवा दिया। क्या तरक्की और विकास की बात कीजिएगा? बात करते हैं लंबी लंबी। तो कैलाश यादव जी के तेवर से यह साफ झलक रहा है कि सदन का माहौल क्या होने वाला है। निश्चित तौर पर जो तेवर है और जितने जर्नी यात्रा करने वाले बात करेंगे हम लोग से। बिल्कुल देखिए, अभी सफल हम लोग होने नहीं देंगे। बोरो प्लेयर मतलब साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर आयातित नेताओं की संख्या ज्यादा है। कैलाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। रुक करते जेडीयू का। जनता दल यूनाइटेड एनडीए की अब इस बार अगर बात कर ले लोकसभा चुनाव के परिणाम की, तो आप लोग मजबूत अंश है एनडीए के, एक मजबूत हिस्सा जो कि सत्ता में काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिसकी बेहद जरूरत थी। अब आते हैं झारखंड में, एक विधायक हैं आपके, लेकिन मजबूती उतनी ही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी आपसे भी चाह रही है जितना जनता चाह रही है कि इस बार विपक्ष में जेडीयू भी उतनी मजबूती के साथ उतरेगा और सवालों से सत्ता पक्ष को घेरेगा। एनडीए पर कई आरोप लगे, क्या कहिएगा सागर जी इस पर, तमाम आरोपों पर? देखिए, निश्चित रूप से जिस मजबूती के साथ और जिस तीव्रता के साथ देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है और उसमें जितनी मजबूती से जनता दल यूनाइटेड अपनी भूमिका निभा रहा है, जो सहयोग जनता दल यूनाइटेड का केंद्र सरकार को मिल रहा है, उससे भी कई ज़्यादा सहयोग
एक ही विधायक हमारे जीत के आए हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्ष में हमारा विपक्ष कैसे मजबूत रहे, सकारात्मक भूमिका कैसे राज्य की राजनीति में निभाए, कैसे यहाँ के लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने में विपक्ष हमेशा आगे रहे, सरकार किसी को छल नहीं पाए। अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार का शिरोमणि अगर कोई है तो इस देश में राष्ट्रीय जनता दल है, और कौन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया बढ़िया से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को भी मालूम है। अभी बातचीत हो रही थी अलग अलग जगहों की, रेलवे में किस पर आरोप लगे, बिहार में मॉल और पेट्रोल पंप के नाम पर किस पर आरोप लगे। तो ये दूसरे प्रदेशों की बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे, हम लोग झारखंड के लिए चर्चा के लिए आए थे। और झारखंड में अभी सरकार काम करना, अभी आपने देखा होगा पहले 1000 रुपया मैया सम्मान योजना की राशि सरकार दे रही थी। जब एनडीए ने 2100 रुपया, भारतीय जनता पार्टी का गोगो दीदी योजना आया, उसमें कहा गया कि 2100 रुपया हम लोग देंगे। तो आप 1000 रुपया दे रहे थे, आप 1000 रुपया देते रहते हैं, लेकिन आपने, हम लोगों ने 2100 रुपया की घोषणा की तो आप उसको चुनौती देने के लिए 2500 रुपया लेकर के चले आए। अब आपने 2500 रुपया लेकर के तो आप चले आए, अब आप अपने जाल में स्वयं फंस गए। अब आपको लोगों को देने में तकलीफ हो रही है। कैसे अब आप देखिए, कैबिनेट में तो स्वीकृति मिल गई, इसको विस्तार से बताइए। भैया कैबिनेट में स्वीकृति पर बात तो सुनिए पूरी। कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई, बजट में आ गया, सब कुछ हम समझ लिए। कहने का मतलब आप बाइफरकेशन शुरू किए कि फलाने को देंगे, फलाने को नहीं देंगे। जिसका मूल निवास प्रमाण पत्र होगा उसको देंगे, जो दूसरे राज्य से महिला आई है उसको नहीं देंगे, जिसका राशन कार्ड होगा उसको देंगे, जिसका फलाना होगा उसको देंगे। तो अब आप बाइफरकेशन में क्यों आ गए हैं? आज ही अब राशन कार्ड नहीं बन रहा है, करीब करीब 41,000 आवेदन पूरे राज्य भर में डीएसओ के लॉगिन में पेंडिंग है नए राशन कार्ड का, और 9 लाख ऐसे आवेदन पेंडिंग है जो राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्यों को जोड़ने के लिए था। तो कहने का मतलब है कि आप अब राशन कार्ड की प्रक्रिया को रोक दिए, वो बनेगा ही नहीं। तो जब बनेगा नहीं तो जो लाभुक है उनकी संख्या कम हो जाएगी। जो मूल निवास प्रमाण पत्र की बात है, मूल निवास प्रमाण पत्र आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, कहीं बन नहीं रहा है, तो लोग ले कहां से पाएंगे? तो अब आप तो चक्कर में है भाई साहब कि जो जितने राशि में हम 1000 रुपया में निपटा रहे थे उतना में 2500 में लोगों को निपटा दे। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, आप देखिएगा कि सरकार बाइफरकेशन करके लाखों लाख लोगों को इस योजना से वंचित करने का काम करेगी। आपने तो चुनाव में आने के लिए लंबी लंबी बातें कर दी, राज कोषागार में आपके पैसा नहीं है, आप कहाँ से लाएंगे? 450 रुपये में आपने सिलेंडर का वादा कर दिया, 2 किलो खाद्यान्न अधिक देने का जो राज्य सुरक्षा योजना में था उसमें आपने दे दिया। तो आपने तमाम बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन आप इसको अब कहाँ से पूरा कीजिएगा? तो अब आप फाइन कटवा रहे हैं, तो होल्डिंग टैक्स का राशि बढ़ा रहे हैं, तो बिजली बिल का टैरिफ बढ़ा रहे हैं। अब तो सरकार का सारा चीज तो सामने आ गया। यहाँ की भोली भाली जनता ने, आप विकास के मुद्दे पर अभी बात हो रही थी कि किन मुद्दों पर वोट मिला है, वोट तो आपको सीधा सीधी मैया सम्मान के नाम पर मिला है। अब आप उसको पूरा कीजिए। अब इसमें बाइफरकेशन, आप पहले तो बाइफरकेशन नहीं, मैया सम्मान की योजना, मैया सम्मान योजना के नाम पर, ठीक है सागर जी, मैया सम्मान योजना के नाम पर एक पल के लिए मान लिया भी जाए कि महिलाओं ने वोट दिया है, वोटिंग प्रतिशत तो महिला और पुरुष के जो अनुपात रहा तो लगभग बराबर रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ मैया सम्मान योजना के तहत वोटिंग की गई है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैया सम्मान के तहत ही वोटिंग की, हम कह रहे हैं कि आप सरकार में आ गए, जो वादों को आपने जनता के सामने रखा था, जो आपका अधिकार पत्र था, आप उस माध्यम से सरकार में आ गए। अब आप उसको पूरा कीजिए ना साहब। अब आप पूरा करने के समय में अब आप उसमें जी चुरा रहे हैं। अब आप नए नए कानून ला रहे हैं। अभी आप 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, प्रतिदिन हम लोग अखबार में सुबह में देख रहे थे, पूरा अखबार रंगा हुआ रहता था। अब आपने जो है बिजली नियामक आयोग को भेजा हुआ आपने कि भाई हमको टैरिफ बढ़ाना है, हमको इसकी अनुमति दी जाए, प्रस्ताव दिया गया। हाँ, फिर आप अभी होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। उसके बाद में आप अभी यातायात में फाइन कटवाने की पूरी तैयारी में है, पूरे जोर शोर से। तो अब आपने सभी विभागों को कह दिया कि सरेंडर राशि जो पीएल खाते में जो पैसा था उसको आप जमा कीजिए। तो घोषणा उतनी ही करनी चाहिए थी जितना आप पूरा कर सके। अब आप सभी को उससे लाभान्वित कर नहीं सकते, तो अब नया नया तमाशा अपना रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब पूरा कीजिएगा, उसको कम से कम बताना चाहिए। अभी तो मैया सम्मान का चलिए ठीक है, आप अनुपूरक बजट में लाएंगे, हो जाएगा। बाकी घोषणाओं का क्या होगा? जो सिलेंडर का वादा था, जो 2 किलो अधिक खाद्यान्न का मामला था, उन सब चीज को कब पूरा करेंगे? चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अनुपूरक बजट पेश होगा, मैया सम्मान योजना धरातल पर भी उतर चुकी है अमूमन, लेकिन 2500 रुपए राशि वाली जो योजना है वो धरातल पर उतरेगी भी। लेकिन सवाल जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता सागर कुमार जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण उठाया। उन्होंने कहा कि अब जो क्राइटेरिया लाई गई है मैया सम्मान योजना के तहत कि इन जो क्राइटेरिया इनको पूरी होनी चाहिए, तभी जाकर राशि आपके खाते में क्रेडिट होगी। साफ तौर पर
मूल निवासी होने चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन राशन कार्ड बन नहीं पा रहा है, यह आरोप है जनता दल यूनाइटेड का। देखिए, अपने दिल से लोग जानते हैं पराये दिल का हाल, और चुनाव गुजर गया और इतनी गहरी चोट लगी है इनको कि अब बिलबिला रहे हैं। अब तो इनके दिल में दर्द जो है, मैं थोड़ा वक्त चाहूंगा क्योंकि मैं दो लोगों का जवाब देना है और कुछ व्यक्तिगत बातें भी आई हैं, उनका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। मैंने किसी के दौरान कोई इंटरप्शन नहीं, आप अपने जवाब को पूरा मेरे में भी नहीं हो, अपनी बारी में लोग बोलने का प्रयास करेंगे। तो हमारे ऊपर राशन कार्ड नहीं बनने का आरोप कौन लगा रहे हैं? जिन्होंने अपने कालखंड में 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट कर दिया, किया था ना, 11 लाख राशन कार्ड बंद कर दिया, जिनके जमाने में संतोषी जो है भात भात करते मर गई जी, प्रिमिटिव ट्राइब की बच्ची जी, है ना। अब ये बात कर रहे हैं कि क्राइटेरिया लाने का। भैया अभी सरकार बनी है, हमने पास कर दिया, हम चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे कि नहीं करेंगे उस पर आप, अभी काम हुआ नहीं है उस पर ये उंगलियां उठा रहे हैं। आप पहले काम हो जाने दीजिए। जहां तक बात है कि विद्युत के नियामक, वो तो जून जुलाई से आ रहा था भैया, जब मैया सम्मान योजना आया भी नहीं था तब से आया था वो। अभी उस पर सुनवाई होनी है, सुनवाई के बाद क्या निर्णय होगा। तो जनता को गुमराह करने के लिए नित नए नए प्रयास करते रहते हैं। पूरा चुनाव इन्होंने इसी में गुजार दिया और जनता इनके हकीकत को जानती थे और इसलिए काट की हांडी इनकी चढ़ी नहीं, तो स्वाभाविक है कि आक्रोश होगा। लेकिन अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार पूरे दृढ़ता के साथ जिन वादों को लेकर के आई है उसको जमीन पर उतारने का काम करेगी। अब रही बात रमाकांत भाई को मैं बता दूं कि बड़ा गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे लंबे कालखंड तक किन लोगों का शासन इस राज्य में रहा जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं बना था गौ सेवा आयोग? इस सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कभी आइए मेरे दफ्तर में, आइए मैं बताता हूं कि मैंने क्या क्या किया है। या जो लोग गौशाला का संचालन कर रहे हैं जाकर के वहां पूछिए कि राजीव रंजन ने अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं। अरे हमने तो पूरे भारतवर्ष में भोजनादि मद में जो लोग आज गौ रक्षा और गौ सेवा की बात करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा भोजनादि मद में पैसा कोई राज्य अगर दे रहा है तो वो झारखंड राज्य दे रहा है। क्यों नहीं आपने बनाया भाई? पूरे डिपार्टमेंट को आपने इसके नाम पर जो उन्माद फैला करके सड़कों पर आप गमछी लपेट करके और लोगों को यह दिखावा करते रहते थे कि हम गौ रक्षा कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ 8 जिले में गौशाला का गठन? क्यों नहीं निर्माण हो सका? सवाल बहुत हैं, तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और आने वाले दिनों में और सुधार होगा। और हमने तो आमूल चूल परिवर्तन करते हुए रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से महिलाओं को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किया और हमने सर्टिफिकेट बांट के दिखाया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के कारण कार्यक्रम आगे नहीं हुआ। 5,500 ट्रेंड महिलाओं को हम लेकर के आ रहे हैं जो गोबर प्रसंस्करण की चीजें बना करके अपने परिवार की समृद्धि लाएंगी और राज्य की भी समृद्धि लाएंगी। तो मैं, हमारा जो सरकार है, हमारे जो मोदी मुख्यमंत्री है, जो इंडिया गठबंधन है, वो जो कहती है वो करती है, दिखावा नहीं करती है। इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगाने से बचना चाहिए। बिल्कुल, आप सरकार बनी है, हम काम नहीं करेंगे तो आप सजग विपक्ष होने के नाते आईना दिखाने का काम कीजिए ना भाई, उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। हम भी चाहते हैं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के तहत सरकार यदि कुछ गलत करती है तो आप उसको आईना दिखाने का काम कीजिए। बिल्कुल, लेकिन विरोध के लिए विरोध, विरोध के लिए विरोध, बहुत सारी बातें कैलाश जी ने भी कही, तो उसमें बहुत कुछ आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, राजीव जी ने कई गंभीर सवाल उठाए और एक ब्लूप्रिंट भी रख दिया है विपक्ष के सामने। विपक्ष का ही रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत जी हमारे साथ। रमाकांत जी, आने वाले दिनों में विकास योजनाओं के तहत कौन कौन से काम होने वाले हैं, इसका एक ब्लूप्रिंट राजीव रंजन जी ने रखा है और साथ ही ये आरोप भी लगाया है कि हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं, धरातल पर योजनाएं हमारी उतर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, मैं न किसी पर व्यक्तिगत की, चूंकि एक संवैधानिक पद में बैठे हुए इसलिए उस बात को रखा, उसको व्यक्तिगत नहीं लिया जाना चाहिए था उन्हें। दूसरी बात क्या है, पहले तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की बात करूं। चलिए, ये कह रहे थे कि नहीं, भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। भाई ये तो बताएं कि एनडीए की सरकार पूरे भारतवर्ष में कहीं भी चल रही है क्या? कोई भी ऐसे हैं, कोई सरकार ऐसी है जो भ्रष्टाचार पे लिप्त है, सलाखों के पीछे चले गए कोई मुख्यमंत्री?
ऐसे तो माननीय मुख्यमंत्री नहीं है। और हमारी सरकार में, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है, उनकी सरकार में कितने मंत्रीगण चले गए सलाखों के पीछे और कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और उसी कांग्रेस पार्टी की सरकार में रहते हुए, अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल का जन्म कैसे हुआ? भ्रष्टाचार के बुनियाद पे ही तो हुआ उनका जन्म। और 96-97 के आसपास लालू यादव जी पार्टी तोड़ देते हैं जनता दल को और आरजेडी बनाते हैं। और वो बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की। उनके घर में क्या खजाने हैं नेताओं के? बेटा भी राज्यसभा, बेटी भी एमएलए, राज्यसभा, सब वही लोग जाएंगे। ये क्या भारतीय जनता पार्टी में होती है कि इस प्रकार की व्यवस्था? वही कार्यकारी अध्यक्ष, वही पार्टियां दिखाई देती है। मैं बाकी तरफ नहीं जा रहा हूं। करप्शन की जब बात करते हैं, बोलते हैं कि जो कहती है आरजेडी वही होता है, वही करते हैं। भाई, आपने तो कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी तोड़ने का काम किया। कभी माडी गुट तो कभी सोरेन गुट बनता था। और आपने अंतिम समय में क्या दिया था? झुनझुना जैक दे दिया था, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल दे दिया था आपने 95 में, याद है आपको? और उसमें कितने सांसद घूसकांड वगैरह क्या क्या घटनाएं परिघटित हुई थी, याद है? किन तरीके से झारखंड अलग हुआ है। अटल जी जैसे व्यक्तित्व यदि भारत के प्रधानमंत्री ना हुए होते और झारखंड से सांसद ना गए हुए होते तो कभी, मैं कह रहा हूं कि झारखंड अलग नहीं हुआ होता। और वे कहते थे आरजेडी वाले, इनके सुप्रीमो कह रहे थे कि मेरी लाश पे झारखंड बनेगा। ये झारखंड के विकास की बात करते हैं। और झारखंड के विकास की मैं तो कहा, इन्होंने जो 5 साल काम किया उसमें 5 विकास की नाम गिना दें। युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, किसानों को लेकर के, है ना, विकास कहाँ गए? इन्होंने कही थी सरकार ने कि हम प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, कहाँ है? उप राजधानियां बनाएंगे, कहाँ है? युवाओं के लिए ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था बनाएंगे, कहाँ है? महिला महाविद्यालय का कई जगह स्थापना करेंगे, विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, कहाँ है वो सारी चीजें? एक भी चीज है। बालू का ऑक्शन आपने नहीं कराया कभी। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता व्यक्त करी कि यहाँ की नदियां समाप्त हो रही हैं, बालू पे कोई लूट नहीं होना चाहिए, खुलेआम धड़ल्ले से अभी भी चल रही है। बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करने से होती है क्या? अरे काम करके दिखाइए। और कहते हैं कि आयोग की बात करते हैं। अरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य दिया और कई आयोगों का गठन किया, बोर्ड निगम का गठन किया। कहीं भी इन लोगों ने उस बोर्ड का गठित करने का काम किया, आयोग में गठित करने का काम किया? मैं तो वही कह रहा हूं। अब सूचना आयुक्तों की आपने नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं। खाद्य आयोग को आप विवादों के घेरे में कर दिए हैं। महिला आयोग गठन नहीं कर पाए हैं। जेपीएससी में आयोग में अध्यक्ष नहीं है आपका। जेएसएससी प्रभार में चल रहा है। कितनी ऐसे निगम, बहुत सारे बोर्ड निगम खड़े हैं। खादी बोर्ड आपका कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तुलना, अरे भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो जनता को केंद्र में काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया राज्य को। ये सारी चीजें, इन्होंने पैसा की बात कर रहे थे, मैया सम्मान योजना की बात कर रहे थे। ये मैया सम्मान योजना और जाति आधारित और तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव जीती है इन्होंने। और भ्रष्ट अधिकारियों का सहयोग से इन्होंने चुनाव जीता है। और इसी आधार पे ये करें, मैं तो कह रहा हूं 5 चुनाव का विकास के 5 मापदंड दिखा दे क्या क्या इन्होंने काम किया। और नीति बनाने के पीछे लॉ एंड ऑर्डर इनका हमेशा चौपट रहा है। बिहार में लालू यादव की सरकार को लोग जंगल राज की संज्ञा देते थे और ये कहते हैं कैसा लॉ एंड ऑर्डर था वहां पे। इस परिस्थिति में वहां से लोगों को ला करके यहाँ चेयरमैन बनाए जाते थे, वो राजनीति करते थे। और आज वो कहां कहां है वो बताएं। ये बताएंगे आरजेडी वाले कि 1932 आधारित झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सबसे मूल ध्येय है स्थानीय नीति और नियोजन नीति के बारे में स्पष्ट करेंगे क्या? कभी बोलेंगे कि नीति जब समय आएगी तो देखा जाएगा। बिना नीति का कोई काम नहीं होता है। और आपने बिना नीति का राजनीति कर रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 28 तारीख को और जब ओथ लिए उसके बाद की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को आप देख लीजिए। पलामू से लेकर संथाल से लेकर के बुढ़मू से लेकर के चाईबासा से लेकर के हर क्षेत्र में किस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं। एक एक चीजों को मैं गिनाना नहीं चाहता, रोज अखबार में आ रहे हैं, उन चीजों को देखना चाहिए। और राजीव जी बोल रहे थे कि हम हुआ ही नहीं है घटना और इतना बोल रहे हैं। भाई आ रही है आपकी घटनाएं, परिघटनाएं यहाँ पे, कि अब बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं, अब वृद्धा पेंशन दिव्यांग योजनाओं को रोके हुए हैं आप। उन्होंने कहा तो इस पर सुनवाई होनी बची हुई है अभी। उनकी राशि क्यों नहीं दे रहे हैं आप? उतना ट्रांसपेरेंसी है आपका तो देना चाहिए उनको। और विशेष करके लॉ एंड ऑर्डर पर ये चिंता जता रहे हैं। हम चिंता जता रहे हैं इसलिए कि आप 7 गारंटी की चर्चा करिए ना, कब कब आएगा ये? कितने महीने में लाएंगे 7 गारंटी आप? विशेष करके नियोजन स्थानीय नीति, रिजर्वेशन को लेकर के। अरे हमने नहीं किया तभी तो जनता ने हमको भारत एनडीए को रिजेक्ट किया है। आपको मौका मिला है, आप काम करके दिखाइए। और जिन जगह की आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से लेके जहां पर भी आज 75% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार है।
जनता चुन रही है, आपको यहाँ जनता ने चुनी है। आप हारते हैं तो बिलबिला आप तो रहे हैं। महाराष्ट्र में बोलते हैं कि ईवीएम का चक्कर है, हरियाणा में कहते हैं ईवीएम का चक्कर है, और जहां जीत जाते हैं तो आप खुशी मनाते हैं। वहां ईवीएम का चक्कर नहीं है। बिहार में आप जीत जाते हैं तो ईवीएम का चक्कर नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई गंभीर सवाल उठे भारतीय जनता पार्टी के। गोल मटोल बात मत करिए, जिन विषयों पे चर्चा होनी है उस पे चर्चा कीजिए। बिल्कुल, देखिए जो 7 गारंटियां उन पर भी चर्चाएं होंगी, राष्ट्रीय जनता दल पर जो आरोप लगे हैं उस पर भी चर्चाएं होंगी। रमाकांत जी आएंगे आपके पास, अभी बहुत समय बचा है। 1 सेकंड के लिए बोल रहा हूँ जी। हारे हुए कि हम 2 MP थे हमारे, तो अभी हम विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे थे। हम 18 MLA यहाँ झारखंड में रहे हैं, तो पर भी हम अच्छे भूमिका में हैं। और हम विपक्ष केवल सत्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता साध्य नहीं है, सत्ता केवल साधन के लिए हम अपनाते हैं, और जनसेवा हमारा मुख्य केंद्र। चलिए बिल्कुल, और तमाम राजनीतिक दलों का यही एजेंडा होना चाहिए, जनसेवा। और जनसेवा अगर किसी पार्टी ने की है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, तो चुनावी परिणाम भी उस हिसाब से ही आता है। इस बार 2/3 बहुमत के साथ इंडिया अलायंस सत्ता में काबिज हुई है। कई सवाल उठे हैं, कई आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय जनता दल पर लगाए गए हैं, कांग्रेस पर लगाए गए हैं। तमाम आरोपों के जवाब, कई सवाल, कई जवाब मिले हैं इस बहस के दौरान, और कई आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। वक्त की पाबंदी है, कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी के सवालों का जवाब दे दें, आखिरी 30 सेकंड। ये बहुत से आरोप भी लोग लगाए, लेकिन 30 सेकंड आप समझ रहे हैं, तो 30 सेकंड के सबसे लास्ट वाला जो हमारे मन में जो पैदान, हम उसी को बोलना चाहते हैं। एक घूस और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जो दिवंगत हो, दिलीप सिंह जुदेव केंद्र में मंत्री थे, खुलेआम पैसा घूस लिए थे। ये छिपा हुआ है क्या? अरे ये सब बात मत कहिएगा, बोलिएगा। सब लोग, देश की जनता जान गई है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। बोले एक भी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कौन थे? जेल के सलाखों में कैसे जाएंगे? जेल के सलाखों में भेजने वाला तो आपकी सरकार है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो आपका जो है कि सहपाठी साथी है, तो कैसे जेल के सलाखों में जाएंगे? बिल्कुल। तो आप जो है कि एक प्रायोजित कार्यक्रम के तहत विपक्ष के लोगों को टारगेट कर करके, चलिए बिल्कुल, विपक्ष विरोधी दलों को टारगेट किया जाता है। आरोप है राष्ट्रीय जनता दल का, एनडीए। जी बिल्कुल, जल्दी पूरा करें। नीतीश कुमार जी का ही बात कर रहे थे। नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ सरकार में थे, दूसरा भ्रष्टाचार नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं। नीतीश जी की पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ सागर जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जब साथ नीतीश जी आते हैं तो उन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिखता। कैलाश जी वक्त की पाबंदी है। हमारा राष्ट्रीय एक बस 10 सेकंड में कैलाश जी वक्त की पाबंदी है। बोलने का कोई मुंह नहीं है, केवल जो है कि सागर जी जवाब दे। कैलाश जी वक्त की पाबंदी है। 10 सेकंड में इनकी एक बात, आप चूंकि वक्त की कमी है, इन्होंने बिल्कुल आने वाले दिनों में कई और चर्चाएं होंगी, कई और बहस होंगे, उन पर भी हम बात करेंगे। कैलाश जी अगली बार बोलने दीजिए। आपने सवाल उठाया, जवाब सुन लेते हैं। सागर जी बता दीजिएगा। अभी मैं इनके एक शब्द का खाली उत्तर दे दूं। इन्होंने जो कहा कि नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ, अच्छा अब बोलने दीजिए। कैलाश जी वक्त की पाबंदी है, बात पूरी कर लेने दें, बात पूरी कर लेने दें। अब अगली बार बैठे। सागर जी जल्दी। नीतीश कुमार जी इन लोगों के साथ में सरकार क्यों चलाते हैं जब भ्रष्टाचार करते हैं? तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा। इनको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस भ्रष्टाचार के कारण ही टूटा था। चलिए, नौकरियों के नाम पर जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ से भ्रष्टाचार को लेकर टूटा था। राजीव रंजन जी का रुख करते हैं। राजीव जी कई आरोप लगे, ये कहा गया। सागर जी कैलाश जी वक्त की पाबंदी है। सागर जी राजीव जी एक आखिरी कमेंट आपका इस डिबेट पर, इस पूरे बहस पर एक आखिरी कमेंट आपका। देखिए, जो डिबेट हो रहा था बहुत बढ़िया हुआ और बहुत सारी बातें आई है। मैं चंद बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार पर हम इधर उधर के राज्यों की बात क्यों करते हैं? भाई इस राज्य ने देखा है भ्रष्टाचार के कीर्तिमान, किस प्रकार से कोना डैम को चूहे कुतर जाते हैं, 3000 करोड़ का डैम को, किस प्रकार से सागर भाई के नेता जो आज चुनावी मजबूरी के कारण उधर जाकर के बैठ गए हैं, टॉपी टी शर्ट घोटाला, कंबल घोटाला को प्रमुखता से उठाने वाले लोग आज गलबहियां डाले बैठे हुए हैं। तो ऐसे मैंने एक लंबी फेहरिस्त है। तो भ्रष्टाचार पर बिल्कुल नहीं, मैं आप अगर राज्य गठन की भी बात कर रहे हैं, श्रेय लीजिए। जी बिल्कुल, श्रेय अटल जी का मैं मुरीद भी रहा हूं, लेकिन यह है कि अगर कांग्रेस ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम बिल जब पास हो रहा था तो हमारे 11 मंत्रियों ने अगर इस्तीफा दे करके उस बिल का सहयोग नहीं किया होता
तो आज राज्य गठन का मार्ग ही प्रशस्त नहीं होता। चलिए, झारखंड गठन में जितनी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की है उतनी भूमिका कांग्रेस की, यह कहना कांग्रेस का है। कल से विशेष सत्र शुरू हो रहा है, अनुपूरक बजट पेश होगा, तमाम विधायक शपथ लेंगे और कई मसलों पर चर्चा किए जाएंगे। फिलहाल आज वक्त की पाबंदी है, आने वाले दिनों में और भी बहस होंगे, और भी मुद्दों पर बातचीत होगी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। रमाकांत महतो जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। रमाकांत जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। कांग्रेस हमारे साथ राजीव रंजन प्रसाद जी जुड़े हुए थे। राजीव जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़े हुए थे जनता दल यूनाइटेड से। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और कैलाश यादव जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। कैलाश जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। चर्चाएं चलती रहेंगी और मुद्दे कई हैं, लेकिन इस बार विशेष यह है कि विशेष सत्र में तमाम विधायक और सत्ता पक्ष के 56 विधायक, वहीं विपक्ष के 24 विधायक शपथ लेंगे। अनुपूरक बजट पेश होगा, कई मुद्दे पटल पर रखे जाएंगे और तमाम बातें आगे भी जारी रहेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।